नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आज एक बार फिर ऑनलाइन व्याख्यान में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कृपया कोविड के नियमों का पालन करें। राज्य सरकार द्वारा दिए गए जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें। स्वस्थ रहें, घर में रहें, अपना ध्यान रखें और ऑनलाइन जो लेक्चर दिए जा रहे हैं उनके माध्यम से आप स्टडी करें, परीक्षाओं की तैयारी करें। आज जो हम लेक्चर देने जा रहे हैं वो बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर सेकंड है उसका सेकंड यूनिट, जिसमें एक क्वेश्चन स्वरलिपि पद्धतियों के विषय में है। स्वरलिपि पद्धति क्या है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे द्वारा जो स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया गया उसके विषय में आज हम बात करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जिस प्रकार मानव भावनाओं को व्यक्त करने, विचारों को दूसरे तक पहुंचाने तथा अक्षुण्ण बनाने के लिए भाषा का जन्म हुआ, उसी प्रकार संगीत की भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए स्वरलिपि की रचना की गई। अब देखिए, स्वरलिपि क्या है, इसके विषय हम बात करते हैं। जब किसी गीत की कविता अथवा साजों पर बजाने की गत को स्वर व ताल के साथ लिखा जाता है तो उसे स्वरलिपि कहते हैं। अतः स्वरलिपि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगीत की भाषा को लिपिबद्ध किया जाता है। अर्थात जो हम गाते हैं या बजाते हैं उसको एक स्वरलिपि में लिखा जाता है, जिसके अनुसार हम कविता को या गत को या भजन गज़ल गीत जो भी गा रहे हैं उसको स्वरों के अकॉर्डिंग ढाला जाता है और उन स्वरों को स्वरलिपि में बद्ध किया जाता है। इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। देखिए, विष्णु दिगंबर व भातखंडे की स्वरलिपि पद्धतियाँ। प्राचीन काल में भारत में लगभग 250 ईस्वी पूर्व अर्थात पाणिनि के समय से पहले स्वरलिपि पद्धति विद्यमान थी, किंतु तब यह स्वरलिपि पद्धति अपने शैशव काल में थी। उस समय तीव्र और कोमल स्वरों के भेद तथा ताल मात्रा सहित स्वरलिपि नहीं होती थी, अपितु केवल स्वरों के नाम उनके प्रथम अक्षरों के साथ सरगम के रूप में दिए जाते थे। उनसे केवल इतना ही बोध होता था कि अमुक गायन में अमुक स्वर प्रयुक्त हुए हैं। तीव्र, कोमल इत्यादि स्वरों के चिन्ह न होने के कारण व ताल, मात्रा आदि के अभाव में उन स्वरलिपियों से संगीत के विद्यार्थी लाभ उठाने में असमर्थ रहे। कई मध्यकालीन संगीतज्ञों का ध्यान इस तरफ गया। कुछ विद्वानों ने स्वर व ताल लिपि का निर्माण किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब हिंदुस्तानी संगीत से जनता दूर होने लगी तो संगीतोद्धारक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने अपनी मानसिक क्षमता, अनुभव और ज्ञान के आधार पर स्वरलिपियों की रचना की, जिनका प्रचार व प्रयोग धीरे धीरे भारतीय संगीत में होता चला गया। इन दोनों स्वरलिपि पद्धतियों का जन्म उत्तर भारत में लगभग एक ही समय में हुआ। बीच बीच में अन्य कई संगीत के जानकारों ने अपनी अपनी स्वरलिपि पद्धतियां प्रारंभ की, लेकिन वह व्यापक रूप से प्रचार में न आ सकी। संगीत का क्रियात्मक ज्ञान योग्य होने से ही
प्राप्त किया जा सकता है। स्वर ताल लिपि से कला का वास्तविक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्रियात्मक संगीत को उसके शुद्ध रूप से सुरक्षित रखने के लिए स्वर लिपि का आविष्कार किया, जिससे राग व ताल की साधारण रूपरेखा प्राप्त की जा सकती है। इन स्वरलिपि पद्धतियों से भारतीय संगीत की सभी विशेषताएं लिपिबद्ध करना संभव नहीं हो सका। दोनों स्वरलिपियों की रचना के बाद उनके अनुयायियों ने काफ़ी संशोधन भी किया। स्वरलिपियों की अपूर्णता का संभवतः यह कारण था कि पंडित भातखंडे मूल रूप से शास्त्रकार थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्वरलिपि पद्धति की व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान दिया। दूसरी ओर पंडित पलुस्कर मूल रूप से गायक थे, इसलिए उन्होंने स्वरलिपि की व्यवहारिकता पर अधिक बल न देकर उसकी वैज्ञानिकता और शुद्धता पर अधिक बल दिया। परिणामतः गमक, गिटकरी, राग सौंदर्य, अलंकार, श्रुति प्रयोग इत्यादि बारीकियां स्वरलिपि द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकी। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति की लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि उसमें अपेक्षाकृत कम चिन्ह हैं और यह सरल व्यावहारिक है। प्रारंभ में जितने स्वर एक मात्रा में होते थे उन्हें एक चंद्राकार में लिख दिया जाता था। परिणाम यह होता था कि स्वरों की मात्रांश बराबर होती थी और अगर न होती तो उसके साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ती थी। इस कमी को दूर करने के लिए बीच में कोमा प्रयोग करने लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, सा, कोमा, रे, कोमा, गा। इसका अर्थ यह हुआ कि आधी मात्रा का और रे गा क्रमशः चौथाई चौथाई मात्रा के हैं। अब भातखंडे जी ने अपने अथक परिश्रम से पुराने घरानेदार उस्तादों की बंदिशों की स्वरलिपि तैयार की। उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया और पाया कि संगीत शिक्षा के प्रति गुणीजनों का दृष्टिकोण बहुत संकुचित था। उस समय कुछ ऐसे भी उस्ताद थे जो अपने गाने की स्वरलिपि किसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को बनाने की आज्ञा नहीं देते थे। अतः ऐसे घरानेदार उस्तादों आदि से बंदिशों की स्वरलिपि प्राप्त करना युक्ति व कौशल का काम था। भातखंडे ने कहीं सेवा भाव व खुशामद करके तो कहीं पर्दों के पीछे छिप छिप कर उस्तादों का गायन सुनकर स्वरलिपियां तैयार की। उन्होंने अनेक स्वरलिपियां ग्रामोफोन रिकॉर्डों द्वारा भी तैयार की। इस प्रकार उन्होंने संगीत की अनेक पुरानी व दुर्लभ रचनाएं तैयार करके क्रमिक पुस्तक मलिका नामक पुस्तक में प्रकाशित करवाकर संगीत विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त किया। प्रत्येक भाषा की भिन्न भिन्न प्रकार की स्वरलिपियां होती हैं। अक्षर ज्ञान की स्वरलिपि के लिए हमें स्वर व व्यंजनों का सहारा लेना पड़ता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत की सुविधा के लिए अनेक पुस्तकें प्रकाशित करवाई। उनके द्वारा चलाई गई स्वरलिपि पद्धति में कालांतर में कुछ परिवर्तन हो गए। यही कारण है कि उनकी प्रारंभिक मूल पुस्तकों में तथा आज विद्यालयों में या महाविद्यालयों में चलने वाली पुस्तकों के चिन्हों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देखिए, विष्णु दिगंबर पद्धति के स्वरलिपि के चिन्ह जो हैं आप इसमें देख रहे हैं, इनको आप देखिए। नंबर 1 पर जैसे लिखा है, जिन स्वरों के ऊपर नीचे चिन्ह नहीं होता वे शुद्ध स्वर समझे जाते हैं। जैसे रे गा मा कोई चिन्ह नहीं है।
सेकंड नंबर पर जिन स्वरों के नीचे हलंत का निशान होता है उन्हें कोमल या विकृत स्वर मानते हैं। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। तीव्र स्वर के लिए मध्यम के नीचे हलंत का निशान दे दिया गया है। मंद्र सप्तक का चिन्ह, स्वर के ऊपर चिन्ह, इसी तरह तार सप्तक का चिन्ह, ऊपर खड़ी रेखा। इसी तरह हर प्रकार के स्वरों के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं। मात्राओं के लिए अलग चिन्ह हैं जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद ताल के अलग चिन्ह दिए हैं इन्होंने। इसको आप देखिए, पढ़िए, आपके समक्ष है सब। उसके बाद भातखंडे पद्धति में बहुत कम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसकी हम बात करते हैं। देखिए, यदि कहा जाए तो इस पद्धति में केवल एक बिंदु, एक रेखा का ही प्रयोग किया गया है। इस पद्धति के अनुसार पुस्तकें मुद्रण करने में प्रेस वालों को भी अपेक्षाकृत सुविधा रहती है। लगभग 80% पुस्तकें इसी स्वरलिपि में छपी हुई हैं। हम जो उत्तर भारतीय संगीत में गायन या वादन करते हैं उसमें भातखंडे स्वरलिपि का ही प्रयोग किया जाता है। अब भातखंडे पद्धति के स्वरलिपि के जो चिन्ह हैं वो आप देखिएगा। जब हम स्वरलिपि लिखते हैं गायन की या वादन की या गत की, जो भी हम स्वरलिपि लिखते हैं, उसके अंदर इन जो है ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति देखिए, जिन स्वरों में कोई भी चिन्ह नहीं होता उनको शुद्ध स्वर कहा जाता है। कोमल स्वर के नीचे एक रेखा, आड़ी रेखा खींच दी जाती है जो कोमल स्वर को दर्शाती है। इसी प्रकार मध्यम तीव्र लिखने के लिए मध्यम के ऊपर एक आड़ी रेखा खींच दी जाती है जो तीव्र मध्यम को शो करती है। इसी तरह मंद्र सप्तक के नीचे बिंदु। मध्य सप्तक का स्वर लिखने के लिए किसी भी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार तार सप्तक का स्वर लिखने के लिए स्वर के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया गया है। एक मात्रा में कई स्वरों को गाने या बजाने के लिए अर्धचंद्राकार इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। इस ब्रैकेट में जितने भी स्वर होंगे वो एक मात्रा में कहलाएंगे। ये इसका चिन्ह है। स्वर को लंबा करने के लिए इस प्रकार का एक डैश टाइप प्रयोग किया जाता है जो आप देख रहे हैं। स्वर के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह मींड का चिन्ह कहलाता है। कर्ण देने के लिए आपके समक्ष है चिन्ह, देखिएगा। जैसे सा के ऊपर छोटा सा नी लिख दिया जाता है, मतलब षड्ज को निषाद का कर्ण दिया गया है। जो स्वर कोष्टक में बंद हो, जैसे प = ध प म प, इसमें 4 स्वर गाए बजाए जाएंगे। इसको खटका बोलते हैं। तो ये खटके का चिन्ह इस प्रकार है। इस तरह से अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है जो आप देखें। जब आप क्लास में प्रैक्टिकल बजाने के बाद या उससे पहले उस राग की स्वरलिपि लिखेंगे, तब इन चिन्हों का मूल रूप से जब आप प्रयोग करेंगे तब आपको ज्ञान होगा कि किस चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से ताल चिन्ह है। ताल में सम दिखाने के लिए क्रॉस का निशान लगाया जाता है। खाली प्रदर्शित करने के लिए 0 का साइन लगाया जाता है। सम को पहली ताली मानकर अन्य तालियों के लिए 2, 3, 4 इत्यादि संख्याएं लिखते हैं। इसी प्रकार खंडित किया जाता है। ताल में खाली भरी के अनुसार खंड भी बनाए जाते हैं जिन्हें विभाग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ताल का एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, वो आप देखिएगा। वर्तमान समय में समस्त उत्तर भारत में भातखंडे द्वारा प्रचलित स्वरलिपि पद्धति
तथा दक्षिण भारत में पलुस्कर द्वारा प्रचलित स्वरलिपि पद्धति मान्य है। तो आज जो हमने बात की वो स्वरलिपि पद्धति की बात की। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विष्णु दिगंबर और पंडित भातखंडे ने स्वरलिपि पद्धतियों का निर्माण किया, जिसमें जैसे हमने सभी चिन्हों को देखा, उनका प्रयोग किया, और अंत में हम कह सकते हैं वर्तमान समय में उत्तर भारत में भातखंडे द्वारा प्रचलित स्वरलिपि पद्धति तथा दक्षिण भारत में पलुस्कर द्वारा प्रचलित स्वरलिपि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया जैसे हम प्रैक्टिकल की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले राग की गत या गायन जो हम गाएंगे, ख्याल इत्यादि गाएंगे, उसकी जो हम पद्धति स्वरलिपि पद्धति लिखेंगे, उसकी हम जो नोटेशन लिखेंगे, तब मूल रूप से आपको स्वरों का ज्ञान होगा। स्वरों के साथ किस किस चिन्ह का कहाँ किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, वो आपका सब प्रैक्टिकल की क्लास में ज्ञान प्राप्त होगा। तब तक के लिए आप इसका वेट करें और इसको पढ़ें। जैसा कि इसका PDF भी मैं डालूँगा, उसको आप अच्छे से अध्ययन करें, पढ़ें, समझें और बार बार इसको लिख कर प्रैक्टिस करें। अपने भातखंडे स्वरलिपि में किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है, जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आपको ज्ञान अर्जित होगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।